हेलो। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो पहले डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देख लें और फिर इस पे आएँ। यहाँ पे हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन, इससे पहले मैं इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करूँ। मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मैंने ग्राफ बनाया है। वेलोसिटी और टाइम, अलग अलग टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी की निकालने के अलावा इससे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं स्लोप के थ्रू। एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को रिकॉल करें तो अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होता है तो इसे हम डी वी बाई डी टी कह देंगे। अब हम बात करते हैं इससे आगे और क्या निकाल सकते हैं। एक चीज और आती है, एरिया बिलो द ग्राफ। तो अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ बाउंडेड बाय टाइम एक्सिस, तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। बहुत बार ऐसा ये मीनिंगफुल क्वांटिटी निकलती है, बहुत बार मीनिंगलेस क्वांटिटी निकलती है। अगर मैं एक हीटिंग एलिमेंट की बात करूं और उस पर वोल्टेज और करंट की बात करूं और एक हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, उसमें अगर एरिया निकालूं तो वोल्टेज इंटू करंट तो पावर बन जाता है, मीनिंगफुल है। बहुत बार मीनिंगलेस भी हो सकता है, तो ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि इससे हमें कुछ मिलेगा ही, लेकिन ठीक है, अगर डिपेंड करते हैं तो कोई क्वांटिटी निकल के आ सकती है उनके एरिया के टर्म्स में। ये तो बात हुई जब ग्राफ हमें कोई रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप दे रहा है। कुछ और ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी है, टाइम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप इसके नीचे का एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल है, इजीली निकाल सकते हैं। इसके नीचे का एरिया निकाल सकते हैं, ट्रेपेजियम है। इसके नीचे का एरिया निकाल सकते हैं, ट्राइंगल है। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा हुआ, ये तो हमने देखा भी है, ऐसा हमने नहीं देखा, बट अगर ऐसा हुआ, इनफैक्ट अगर ऐसा हुआ, ओ माय गॉड, ये कितना अजीब ग्राफ है। वेल खैर, ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते हैं। बट इस पे थोड़ा सा इसके नीचे का एरिया निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। इसमें भी कोई पर्टिकुलर रेंज पता होनी चाहिए, यहाँ तक निकल जाएगा, यहाँ तक निकल जाएगा। इसमें पीसेज में हो तो हो पाएगा, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में हो पाएगा, डिसकंटिन्यूस में नहीं हो पाएगा। एनीवे, इसे हटा देते हैं। अब इसका एरिया बहुत मुश्किल है, कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्लास सिक्स सेवन्थ में एक मेथड होता है, ग्राफ पेपर हम रखते हैं, फिर ग्राफ काउंट करते हैं, ग्राफ के स्क्वायर्स काउंट करते हैं। यहाँ पे हम वो नहीं करने वाले, हम इसे स्मॉल स्ट्राइप्स में डिवाइड करने वाले हैं। ये इतने स्मॉल स्ट्राइप्स हैं जिनकी थिकनेस काफी कम है। देखिए, अब हम इन सब का अगर एरिया निकाल लें, थोड़ा थोड़ा गलत आएगा, पर इन सब का एरिया निकालें। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो जाएगी वी, ब्रेथ हो जाएगी टी नहीं, कोई टी की छोटी वैल्यू, डेल्टा टी। वी, यहाँ पे वी कुछ और, यहाँ पे वी कुछ और, ऐसे बहुत सारे वी होंगे, मैं वी लिख रहा हूँ। और इस तरीके से सारे टर्म्स को हम ऐड अप करते रहेंगे। तो इसे हम दिखाएंगे सिग्मा। कई बच्चे कहते हैं सर समेशन बोलिए। समेशन नाम है उसका, सिंबल का नाम सिग्मा है। सिग्मा वी डेल्टा टी, कोई लिमिट होगी इसकी। कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम इस पे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। याद कीजिए जैसा आप स्टैटिस्टिक्स में करते थे क्लास टेंथ में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, नीचे भी सिग्मा एफ आई ऐसे होता था, और यहाँ लिख देते थे आई इक्वल टू वन टू, जहाँ तक होता था वो वहाँ तक के टर्म्स ले लेते थे। तो वैसे यहाँ सिग्मा पे भी आप वो लिमिट रख देंगे जहाँ पे आप इसे उतना एरिया निकाल रहे हैं। ओके, ये एक बात हो गई। पर ये मान के चलिए कि अगर जैसे ये ग्राफ है, ये इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बना देते हैं, या इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आई होप आप समझ रहे होंगे। उस समय हमारे लिए ये सेपरेट सेपरेट एरिया निकाल पाना मुश्किल होगा। वहां पे हम क्या करेंगे, इसे मैग्नीफाई कर देंगे। मैग्नीफाई करने के बाद ये ग्राफ हमें दिखेगा, थोड़ा साफ दिखेगा।
और इसके भी हम वैनिशिंगली स्मॉल स्ट्राइप्स ले लेंगे, बहुत पतली, बहुत पतली, जिनकी थिकनेस नेग्लिजिबली स्मॉल है। इट मीन्स कि अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की थिकनेस लें और तब हम यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और तब हम वी डेल्टा टी निकालें, तो यहाँ पे कोई भी कह सकता है कि जीरो की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके तो पूरा एरिया जीरो आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली है नहीं। तब अगेन अनदर काइंड ऑफ हायर मैथमेटिक्स कम्स और उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सिग्मा का साइन विद लिमिट ऑल ऑफ दैट एस बन जाए। असल में ये एस है जिसे थोड़ा ड्रामेटिक बना दिया गया है। सिग्मा फॉर समेशन, एस फॉर समेशन, बट इट इज इंटीग्रेशन एक्चुअली नाउ। ये हो गया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, तो इस इंटीग्रेशन के साथ एक लिमिट इन्वॉल्व होती है, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं। लेट अस सपोज इसे मैं ए कर दूं, इसे मैं बी कर दूं, दो लिमिट्स जिनके बीच में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से कहां तक। ऐसे तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पीछे यहाँ आगे पता नहीं कहां तक चला जाएगा, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक फाइनाइट वैल्यूज के लिए या एक वेरिएबल वैल्यू के लिए दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मैं इसमें ये लिमिट ना लगाऊं तो इसे कह देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और अगर कोई लिमिट लगा रखी है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों का यूज कैसे करते हैं, पहले मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले बता देता हूं। इस समय v को कुछ मान लेते हैं, v इक्वल टू सम कांस्टेंट, v इक्वल टू t टू द पावर n, v इक्वल टू c इंटू t टू द पावर n। तो पहला केस, यहां अगर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो v dt दैट विल बी इक्वल टू c dt। फिलहाल छोड़ रहा हूं, c बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, इस dt का क्या होगा अभी मैं छोड़ रहा हूं, t टू द पावर n। तो मैं डायरेक्ट यहां पे इसी को देख के लिख लेंगे, ऐसा लिख देता हूं। इसके लिए फॉर्मूला है t टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। कुछ मिसिंग भी है, उसके बारे में अभी जिक्र नहीं करेंगे। इसके साथ प्लस समथिंग आता है, व्हाट इज दैट समथिंग अभी नहीं बताऊंगा। ऐसी ये टी टू द पावर n dt, c बाहर आ जाएगा, टी टू द पावर n dt, c t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ऑल राइट, एक्चुअली मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, देखा होगा भी आपने। मुझे लग रहा है कोरोना से ज़्यादा डेंगू प्रॉब्लम करेगा मुझे यहाँ। एनीवे, ऑल राइट, एक यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर देता हूँ। एक्चुअली इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है जिससे हम छोटे छोटे ग्राफ्स के पीसेस को कंबाइन करके एक प्रॉपर वैल्यू, किन्हीं पॉइंट्स के बीच की प्रॉपर वैल्यू में प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। वेल, अपोजिट कहना बेटर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इंटीग्रेशन के जो रिजल्ट्स निकलते हैं उन्हें आप डिफरेंशिएट कर दो तो वापस फॉर्मूला बन जाता है। जैसे इससे स्टार्ट करते हैं, t टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसको मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, dy dt। तो पहले कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, अब क्या बचा, डी टी टू द पावर n प्लस वन अपॉन डी टी। अब क्या आएगा, वन बाई एन प्लस वन, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, ये बचा टी टू द पावर n। तो इसी तरीके से जब हमने डिफरेंशिएट किया था कांस्टेंट को तो वो जीरो आया था। तो अगर हम जीरो को इंटीग्रेट करें
तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। उसका हमें एक्चुअल में रेफरेंस पता नहीं होगा, क्योंकि हम ये मानेंगे कि वो क्वांटिटी डिफरेंशिएशन के दौरान लॉस हो गई थी। तो वो है कहाँ पे? हो सकता है हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हों और हमने उसे इंक्लूड नहीं किया है, ग्राफ हमारा ऐसा बन गया। उसे इंक्लूड करने के बाद हो सकता है हमारा ग्राफ ऐसा जाए या हमारा ग्राफ थोड़ा नीचे से जाए। इन सबके स्लोप सेम है। तो डिफरेंशिएशन कुछ चीज़ों को लॉस कर देता है, लेकिन इंटीग्रेशन अगर हम उस पार्ट को इन्वॉल्व, हम ये कहें कि जो लॉस्ट पार्ट है हम उसे भी लेना चाहते हैं अगर, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, अगर हम जीरो का इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल सकती है, वो जीरो से लेके कुछ भी हो सकती है। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब भी इंटीग्रेशन होता है तो उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म, मैं कांस्टेंट यहाँ पे के लिखूंगा ताकि आप सी से कंफ्यूज ना हो, तो उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म भी ऐड किया जाता है। ज़्यादातर हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं इसे इंक्लूड करने में, लेकिन अक्सर ऐसा आप देखेंगे। हाँ, हम बात कर रहे थे dt की। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ होगा, ये फॉर्मूला पुट करके देखें, c, इसके पास तो t ही नहीं है, तो t की पावर 0 dt, t की पावर 0 1 ही हो जाएगा, तो बात वही है। अब इस पे फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, t की पावर n माइनस वन, 0 माइनस वन दैट इज 1, और अपॉन में n माइनस n प्लस, सॉरी मैं पहले भी शायद माइनस बोला हूँ, सॉरी फॉर दैट, n प्लस वन तो 1 हो गया, और n प्लस वन अगेन 1 हो गया, तो ये सी टी हो गया। कहने का मतलब आम भाषा में हम कह सकते हैं सिंपली dt है तो t हो जाएगा, सी डी टी था तो c भी है और t भी है। कुछ और भी हो सकता है, dx है तो x हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं। मैं यहाँ पे जो मैंने इससे पहले कहा था कि लिमिट, उस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, उसे इंक्लूड करके आपको बताता हूँ। अब ये मत कहिएगा कि टोटली फिजिक्स लेके आ गए बीच में। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, क्योंकि फिजिक्स भक्त हैं इसलिए फिजिक्स ही लाएंगे बीच में। मैं ग्राफ को सिर्फ इतना, या आगे भी होगा पर मैं सिर्फ इतना पोर्शन ले रहा हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी थी u, यहाँ पे वेलोसिटी है v, ये टाइम है। नहीं, मैं ग्राफिकली इसे इंटीग्रेट नहीं करने वाला। बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप सोच रहे होंगे डिफरेंशिएशन आ गया, लेकिन ऐसा नहीं। अगर मैं dv निकालना चाहूँ तो मैं इसे कर दूंगा a dt। अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ, इधर हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन और इधर हो जाएगा a dt का इंटीग्रेशन। a को अंदर रहना चाहिए या बाहर होना चाहिए? a अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, a अगर वेरिएबल है तो अंदर चला जाएगा। यहाँ पे जो मेरे पास केस है इसमें a कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। a कांस्टेंट है इसलिए मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ, dv a dt। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है, अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ, मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन करके क्या निकलेगा? v प्लस ए टी, दैट्स ऑल। क्या v इक्वल टू ए टी होता है? नहीं, मुझे कुछ कांस्टेंट करना पड़ेगा साथ में, चाहे इधर कहूँ चाहे इधर कहूँ। जो कांस्टेंट का नेचर इधर होगा वही इधर होगा, उनको सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके भी कोई कांस्टेंट बनेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। मैं इससे आगे का इधर कर रहा हूँ, ये साइड में है, ये ओरिजिनल, इसके अगला स्टेप नहीं है, ये साइड में है जो हो सकती थी पॉसिबिलिटी। आई होप आप लोग जानते होंगे, जैसे हम अलग अलग डायमेंशन में चले गए, किसी और डायमेंशन में हुआ है, ये यहाँ नहीं हुआ है, इसे छोड़ दीजिए, हम देख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिमिट्स रखी जाएंगी। जो ये dv है इसकी लिमिट है, ये स्टार्ट हुआ था u से हमारे एजम्पशंस में और एंड हुआ v पे जहां तक हम चाह रहे थे, और टाइम स्टार्ट हुआ 0 से, एंड हुआ मान लेते हैं t। ये t1 t2 भी हो सकता है। अब dv का इंटीग्रेशन याद कीजिए, जब मैंने उधर dt का इंटीग्रेशन कराया था तो वो t आया था, यहाँ dv का इंटीग्रेशन है वो सिंपली v आ जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, डायमेंशन, मैंने ये डायमेंशन नहीं निकाली जा रही, मैंने सिर्फ ब्रैकेट बना दिया है ताकि मैं ये भी लिख सकूं कि अभी लिमिट भी रखनी बाकी है। ऐसी ही a dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट रखनी बाकी है। लिमिट कैसे रखते हैं? यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसे रिप्लेस कर देते हैं अपर वैल्यू से, जिसे हम अपर लिमिट कहते हैं। फिर माइनस लगा के यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसे रिप्लेस कर देते हैं लोअर वैल्यू से, जिसे हम लोअर लिमिट कहते हैं। क्या बना? v माइनस यू इक्वल टू ए टी,
दैट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम खाली v इक्वल टू ए टी लिखते हैं तो गलत होगा, क्योंकि कोई लॉस्ट पार्ट रहा होगा डिफ्रेंशिएशन के टाइम में जो उस समय लॉस हुआ था। और यहां देखिए वो लॉस्ट पार्ट u था। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी से स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे ये तो वी टी ग्राफ था, मैं वो भी कर सकता था, पर इसमें हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ेगा, क्योंकि दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। ओके, पहला पार्ट हो गया। थोड़ा सा और काम कर लेते हैं इस पर। डी एस इक्वल टू वी की जगह u प्लस ए टी रख देते हैं। डी एस इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। और अब हम इंटीग्रेट करते हैं। डी एस यू डी टी इंटीग्रेशन ए टी डी टी इंटीग्रेशन। u कांस्टेंट है, a हमारे कंसिडरेशन में कांस्टेंट है जो मोशन हम लेते हैं, और वैसे भी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस के लिए ही होती हैं। ds u को बाहर लिख लिया, dt a को बाहर लिख लिया, t dt। इस t को नहीं निकाल सकते बाहर, वेरिएबल है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये क्या हो गया, फिर से दो अलग अलग डायमेंशंस में चलेंगे। एक वो केस लेते हैं जिसमें मोशन स्टार्ट हो रहा था 0 से और एंड हुआ s पे। टाइम 0 से t पे, और यहां पे भी 0 से t पे। ओके, ds का इंटीग्रेशन s निकल जाएगा 0 से s। dt का इंटीग्रेशन t निकल जाएगा 0 टू t a। t की पावर 1 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, t की पावर n होगा तो t की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। लिमिट पुट कर लेते हैं। s माइनस 0 u t माइनस 0 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस, और फिर अगली बार 0 रख लेंगे। सो इट इज s इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर। इसका जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है उसमें सिर्फ लिमिट में मैं स्लाइटली चेंज कर रहा हूं। अगर मोशन ऐसे पॉइंट से स्टार्ट हुआ है जो 0 पे नहीं है, पहले ही कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो चुकी है, मैं उसे s नॉट कह रहा हूं, टू s ds u 0 टू t। यहां पे भी हो सकता है t1 टू t2 हो सकता है, फिलहाल नहीं कर रहा हूं। ओह सॉरी, पर अगर वैसे किया जाए, आप खुद ट्राई करके देखिएगा, t1 t2 दो अलग अलग लिमिट लेगा, तब टाइम को भी इंटीग्रेट करके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आएगा। कॉम्प्लिकेटेड सा, बट ऐसा नहीं है, कुछ गलत नहीं है, वैसे पॉसिबल है। तो ये s आ गया, s नॉट टू s u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। सो फाइनली इट इज s माइनस s नॉट इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर t1 टू t2 होता तो यहाँ पे ut की जगह u t2 माइनस t1 हो जाता, प्लस हाफ a t2 माइनस t1 स्क्वायर हो जाता। इस तरह से पॉसिबिलिटीज हैं, अलग अलग जो लिमिट्स हैं उन्हें पुट करके। जब इतना कर ही दिया है तो थर्ड इक्वेशन भी डिराइव कर देते हैं। जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन समझाना चाहता था, जो आई होप मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। थर्ड इक्वेशन के लिए भी मैं डायरेक्ट यहीं से शुरू कर रहा हूँ। डी एस इक्वल टू वी डी टी।
ds इक्वल टू v dt बाई dv इंटू dv। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ds बाई dt, सॉरी dv बाई dt। आई होप समझ रहे होंगे आप, ds और ये v dv हो गया। dv बाई dt दैट इज एक्सेलरेशन, a ds v dv। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, a ds v dv। a कांस्टेंट है, ds s की लिमिट 0 to s, v की लिमिट u to v। मैं भूल गया था, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, a ds का इंटीग्रेशन s 0 to s, v का इंटीग्रेशन v की पावर 1 है, 1 + 1 2 अपॉन में 2। s माइनस 0 v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे लिमिट s नॉट से स्टार्ट हो सकता है, s माइनस सॉरी पहले इंटीग्रेशन होके s हो जाएगा, s नॉट से s, और यहाँ v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा u टू v। ये हो जाएगा a s माइनस s नॉट, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। 2a s माइनस s नॉट इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये कुछ तरीके हैं इंटीग्रेशन के। तो आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स में ये फॉलो होता रहेगा। बेसिक जो आइडिया है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ मैथ्स में आपको ऐसा लगता है जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े, आई मीन फिजिक्स से रिलेटेड, एक्चुअली आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर, लेकिन मुझे ये पता है कि स्टूडेंट्स को मैथ्स में डाउट कहाँ पे आएगा और उसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। बाकी मैंने पहले ही कहा, ये फिज़िक्स भक्त है, इसलिए जो कुछ भी फिज़िक्स से रिलेटेड मैथ्स है मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं मेरे इस वीडियो से, तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा मैं आगे भी और भी बहुत से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जिन पे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, और मैं जल्दी ही मोशन चैप्टर पे एक लॉन्ग रनिंग वीडियो अपलोड करूँगा, उसे आप ज़रूर देखिए। काफ़ी आपके जो मोशन से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन, उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते होंगे कि ऐसा होना चाहिए, शायद मेरे नोट्स में वो हो और आपको लगे कि अरे हाँ हम ऐसा सोचते थे और ऐसा हो गया। ऑलराइट, बी सेफ एंड कीप ऑन स्टडिंग, और मेरे चैनल पे बने रहिए। बाय बाय।